मई 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अब खत्म हो चुका है और यूरोप उसका जश्न मना रहा है। बट इस जश्न और इस सेलिब्रेशन के पीछे एक साजिश रची जा रही है। एक नई जंग, एक युद्ध की तैयारी हो रही है। जी हां, एक युद्ध की तैयारी। ना ही वो जापान के अगेंस्ट है और ना ही वो जर्मनी के अगेंस्ट है। इस युद्ध की तैयारी उस देश के अगेंस्ट हो रही है जो एक दोस्त है, जो अभी हमारे साथ ही लड़ा था और जिसने हमारा साथ दिया था हिटलर को हराने में। यह कहानी है ऑपरेशन अनथिंकेबल की। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हिटलर का जर्मनी हार चुका था। हिटलर की मृत्यु हो चुकी थी, हिटलर मर चुका था, उसने आत्महत्या कर ली थी। अलाइड देश जीत चुके थे। ब्रिटेन और फ्रांस में जश्न मन रहा था और अब ब्रिटेन और फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि अब यूरोप पे उन्हीं का राज होगा। बट वो ये नहीं जानते थे कि यूरोप के ईस्ट में एक महान शक्ति डेवलप हो रही थी, एक काफी पुरानी और एक महान शक्ति जिसका लोहा सभी मानते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन पूर्वी दिशा से जर्मनी से अकेला लड़ा था और उसको मात भी दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रशिया कहते हैं, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति और भी बढ़ा रहा था, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि जर्मनी के बाद यूरोप पे उसका राज हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन ने यूरोप के काफी देशों पर अपना कब्जा जमा के रखा था, जैसे कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्टर्न जर्मनी और फिनलैंड के कुछ पार्ट्स। ये देश वो देश थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी रशिया मतलब सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थे। वहीं यूरोप के सुदूर पश्चिम में, जी हां, ब्रिटेन के वॉर रूम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल बैठे हुए थे और वो गहन चिंता में थे। वो यही सोच रहे थे कि जिस तरीके से सोवियत यूनियन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और यूरोप के देशों पे धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोवियत यूनियन एक दिन ब्रिटेन की सरहद पे आके खड़ा हो जाएगा और ब्रिटेन को चैलेंज करेगा। यहीं से एक प्लान की शुरुआत होती है। ये प्लान बनाया था सर विंस्टन चर्चिल ने। उनके प्लान के अनुसार अगर सोवियत यूनियन ब्रिटेन आ सकता है तो क्यों ना उससे पहले फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर सोवियत यूनियन पे हमला कर दे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 1945 की। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था और सर विंस्टन चर्चिल ने अगले युद्ध की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सोवियत यूनियन को नहीं रोका गया तो ये कम्युनिस्ट देश आगे चल के पूरे यूरोप पे अपना कब्जा जमा लेगा। यही नहीं, इस प्लान के अंदर सर विंस्टन चर्चिल ने यह भी प्लान कर लिया था कि कौन कौन से देशों की सेनाएं इस प्लान के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी। जी हां, वेस्ट जर्मनी, वो जर्मनी जो कि अभी अभी युद्ध हारा था, उनकी सेनाओं का भी वो वेस्ट जर्मनी जो कि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के कंट्रोल में था, उस जर्मनी की सेनाओं को भी इस प्लान के अंदर यूज किया जाना था। अगर आज के समय के हिसाब से देखें तो उस समय सर विंस्टन चर्चिल की सोच बिल्कुल सही थी, क्योंकि उन्होंने सोवियत यूनियन जो कि आज का रशिया है उसकी शक्तियों को सही भापा था। बट उस समय हम वापस चलते हैं 1945 में। क्या ब्रिटेन उस कंडीशन में था कि वो एक नए युद्ध की शुरुआत कर सके? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने अपना काफी कुछ गंवाया था। वहां की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो थी वो नीचे आ चुकी थी। लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि जर्मनी ने ब्रिटेन के हालात बहुत ही खराब कर दिए थे। हजारों सैनिकों की जान द्वितीय विश्व युद्ध में चली गई थी। ब्रिटेन ये जानता था और सर विंस्टन चर्चिल भी इस बात को जानते थे कि ब्रिटेन अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी युद्ध के अंदर जाए, क्योंकि सोवियत यूनियन जो था वो कोई छोटा मोटा देश नहीं था। हिटलर ने भी जब ऑपरेशन बारबोसा सोवियत यूनियन के अगेंस्ट चलाया था तो हिटलर को भी सोवियत यूनियन को जीतने में पसीना आ गया था, क्योंकि सोवियत यूनियन क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यही नहीं, सोवियत यूनियन के अंदर ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है कि वहां पर एक इंसान का रहना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर -60 तक चला जाता है। तो उस कंडीशन में किसी सेना का युद्ध लड़ना आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक होगा और साथ ही साथ ये कितना ज्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि जर्मनी युद्ध हारा था इस वजह से क्योंकि वो
सोवियत यूनियन, जी हाँ, रशिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी, वहां का जो वातावरण था, उनके सैनिक उसको बिल्कुल भी, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वहां पर वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। साथ ही साथ उनकी जो फूड सप्लाई चेन थी वो भी काफी इफेक्ट हुई थी मौसम की वजह से, जिसकी वजह से उनको समय पे खाना नहीं मिल पाया था, ना हथियार मिल पाए थे, जिस वजह से सोवियत यूनियन में वो युद्ध हार गए थे। यही नहीं, जर्मनी ने अपना काफी कुछ पैसा जो था वो सोवियत यूनियन की वॉर ऑपरेशन बारपोसा में लगाया था और गवाया था, और इसका खामियाजा उसने बाद में भुगता भी। ये सारी चीजें सर विंस्टन चर्चिल जानते थे। वहीं सर विंस्टन चर्चिल ये भी जानते थे कि अगर उनको सोवियत यूनियन के अगेंस्ट युद्ध जीतना है और युद्ध की घोषणा भी करनी है, तो उनको एक महाशक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, जिस शक्ति के सहारे वो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, और वो शक्ति थी अटलांटिक महासागर के पार अमेरिका। अभी अभी अमेरिका में एक नए प्रेसिडेंट ने शपथ ली थी, जिनका नाम था हैरी एस ट्रूमैन। हैरी एस ट्रूमैन को जब सर विंस्टन चर्चिल ने ऑपरेशन अनथिंकेबल की जानकारी दी, अपना प्लान समझाया, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था क्योंकि अमेरिका भी युद्ध से अभी अभी निकला था, उनकी अर्थव्यवस्था भी काफी नीचे आ गई थी, और अब अमेरिका चाहता था कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ये चीज जानता था कि अब दुनिया की महाशक्ति केवल अमेरिका है और दुनिया पे केवल अब उन्हीं का कंट्रोल है। साथ ही साथ अमेरिका ने अभी अभी द्वितीय विश्व युद्ध में एक खतरनाक हथियार की टेस्टिंग करी थी और उसका प्रहार किया था जापान के ऊपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक बम के बारे में। एटॉमिक बम के प्रहार से पूरी दुनिया जो थी वो अमेरिका से डर खाती थी, बट अमेरिका ये जानता था कि कहीं रशिया ने भी तो एटॉमिक बम नहीं बना लिया है। अमेरिका को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, और अमेरिका ये भी मान के चल रहा था कि हो ना हो रशिया भी एटॉमिक बम बना चुका है। और अमेरिका को इसी बात का डर था कि अगर अमेरिका भी अगर इस वॉर के अंदर उतरता है तो कहीं रशिया न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट ना कर दे, कहीं रशिया अमेरिका के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं कर दे और वो उसको जस्टिफाई करे कि जिस तरीके से अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था, उसी तरीके से रशिया ने अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया। यही नहीं, रशिया की जो बॉर्डर थी वो अमेरिका से भी मिलती थी। अगर आप देखेंगे मैप को तो रशिया ऊपर की तरफ से अमेरिका से काफी क्लोज है। इस तरीके से रशिया अमेरिका से काफी क्लोज आ गया था और उसकी पुरानी बॉर्डर वही थी। और ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने इस प्लान को सरे से खारिज कर दिया, और ये सही किया, ये गलत किया, ये उनको बाद अमेरिका को इतिहास नहीं बताया। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें सर विंस्टन चर्चिल के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। सर विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक बात कही थी कि अब दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गई है। यहां पर उनका कहने का मतलब यह था कि दुनिया का एक हिस्सा जो कि ईस्ट की तरफ है, जो कि सोवियत यूनियन के कंट्रोल में है, और एक दूसरा हिस्सा जो कि वेस्ट के कंट्रोल में है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका आते हैं। यहां पर सर विंस्टन चर्चिल ने एक वर्ड का यूज किया था, इट इज कॉल्ड आयरन कर्टन। आयरन कर्टन मतलब लोहे का पर्दा। जी हाँ, उनके कहे अनुसार दुनिया जो है जैसे कि दो हिस्सों में बढ़ गई है, तो जहां पर रशिया का कंट्रोल है, सोवियत यूनियन का कंट्रोल है, वहां पर कम्युनिज्म हावी हो चुका है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का जो वेस्ट वाला पार्ट है, जहां पर उनका कंट्रोल है, वहां पर डेमोक्रेसी है। यहां पर वो एक चीज इंपॉर्टेंट जाननी है कि ये जो वर्ड उन्होंने बोला था लोहे का पर्दा, जिस तरीके से हम हर चीजों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं किसी चीज को छुपाने के लिए, उसी तरीके से रशिया ने भी कई चीजों के ऊपर पर्दा डाला था। जिन जिन देशों के ऊपर रशिया ने अपना कंट्रोल किया हुआ था, और साथ ही साथ रशिया के अंदर भी, वहां पर उन्होंने सारी चीजों के ऊपर पर्दा डाल दिया था। कहने का मतलब है वहां पर कम्युनिज्म के रूल्स लागू हो चुके थे। वेस्ट की सारी न्यूज को वहां पर टेलीकास्ट नहीं किया जाता था। साथ ही साथ वहां पर जितने भी न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर चलते थे, वहां पर वेस्ट में हो रही किसी भी घटना के बारे में वहां के लोगों को नहीं बताया जाता था। साथ ही साथ केवल वहां पर प्रोपेगेंडा न्यूज आती थी। वहां की जो सेना है, वहां की जो पॉलिटिशियंस है, वहां की जो सरकार है, वो उनके लिए क्या काम कर रही है, और वहां उनके जो भी डिसीजन, वहां की जनता के लिए वो जो भी डिसीजन लेते थे उनको वो सही ठहराते थे, चाहे वो गलत हो। वहां पर लोग गायब हो जाते थे। अगर कोई भी इंसान सरकार का विरोध करता था, रैली करता था या शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन भी करता था, तो
ईस्ट एरिया में, मतलब वो एरिया जहां पर रशिया का कंट्रोल था, उन एरियो में लोगों को गायब कर दिया जाता था, परिवार के परिवार गायब हो जाते थे, लोगों का अता पता ही नहीं चलता था, ना ही उनकी किसी तरीके की न्यूज़ ना न्यूज़पेपर में आती थी और ना ही टीवी पे आती थी। तो ये सारी चीज़ें ईस्ट में हो रही थी और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सर विंस्टन चर्चिल ने उस एरिया को, या आप ये कह सकते हैं कि वो बॉर्डर जो कि ईस्ट और वेस्ट को सेपरेट आउट करती थी, उस एरिया को वो बोलते थे आयरन कर्टन। देखिए, इस वीडियो के अंदर तो हम सर विंस्टन चर्चिल की बात तो कर रहे हैं, बट इतिहास में ये इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सर विंस्टन चर्चिल का भारत के साथ भी एक बहुत बड़ा संबंध है। इन्होंने भारत के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं, अगर मैं बताऊंगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। और साथ ही साथ ये जो सर विंस्टन चर्चिल 1945 के हैं, ये तो काफी बूढ़े हैं और बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में है। बट अगर इनकी जवानी के किस्से सुना है तो इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े कारनामे करे हैं। ब्रिटेन को कई जगह मरवाया है इन्होंने, मैं सही बात बता रहा हूं, इनके चक्कर में काफी लोग मरे हैं। ब्रिटेन को काफी कुछ नुकसान भी हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊं पूरा सर विंस्टन चर्चिल के ऊपर, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा, तो मैं सर विंस्टन चर्चिल के भी किस्से, बहुत अच्छे अच्छे आपको किस्से सुनाऊंगा कि ये आदमी जो अभी बहुत बड़ा उस्ताद बन रहा है, इसने अपने, इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही खतरनाक है। और ये जो 1945 में जो उस्तादी दिखा रहे थे, उसका रीजन इनका पुराना समय था और जो इन्होंने भुगता था, उसी एक्सपीरियंस से ये 1945 में बता रहे थे। तो चलिए अब वापस हम इसी घटना पे चलते हैं। 1945 में हम वापस आ जाते हैं। सर विंस्टन चर्चिल को ये बात तो पता चल गई थी कि भैया रशिया आएगा और अब सबकी सुताई उड़ाएगा। तो उनको ये बात पता थी कि अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, लोगों से हमको सहायता लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए उनका पूरा का पूरा प्लान तैयार था कि 1 जुलाई 1945 पे रशिया के ऊपर चढ़ते हैं और रशिया को वापस वहीं भेज देते हैं जहां से सोवियत यूनियन की बॉर्डर स्टार्ट होती है। ये सारे देश, पोलैंड, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, ये जितने भी देश अभी इसके कंट्रोल में है, हंगरी हो गया, ये जितने भी देश, साथ ही साथ ये जो ईस्ट जर्मनी है, ये वाला हिस्सा भी, जो भी अभी सोवियत यूनियन के कंट्रोल में है, ये सारा का सारा हिस्सा वापस ले लेते हैं और रशिया, सोवियत यूनियन को उसी के देश में वापस डाल देते हैं। बट ये प्लान पूरा तैयार था, हर चीज तैयार थी, कौन कहां से अटैक करेगा, कितने लोग लगेंगे, कितनी सेनाएं लगेंगी, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सारी प्लानिंग रेडी थी। और सर विंस्टन चर्चिल फ्रांस, अमेरिका के नेताओं से बार बार बात भी कर रहे थे, अपने बता रहे थे कि हमको क्यों जरूरी है, क्योंकि दिक्कत उनको यह थी कि उनको ब्रिटेन के लिए खतरा लग रहा था। इसीलिए वो फ्रांस और अमेरिका को बटरिंग कर रहे थे कि भैया आप हमारा साथ दो, और ये अगर नहीं दोगे तो आने वाले समय में रशिया जो है वो आपको भी काफी नुकसान पहुंचाएगा। और इसी समय सर विंस्टन चर्चिल के साथ में एक बहुत बड़ा खेला हो जाता है। खेला क्या होता है कि सर विंस्टन चर्चिल फ्रांस और अमेरिका को मनाने के चक्कर में जो ब्रिटेन के अंदर जो चुनाव हो रहे थे, जो आम चुनाव होने वाले थे, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और पता चलता है कि वो चुनाव ही हार जाते हैं और ब्रिटेन का एक नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब जैसे ही सर विंस्टन चर्चिल हटे, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी गई, अब वो घर पे बैठ गए हैं। अब क्या है, ताकत सारी चली गई, तो अब क्या का प्लान, अब ना वो अमेरिका जा सकते हैं और ना फ्रांस जा सकते हैं, और जाएंगे भी तो किस हैसियत से बात करेंगे। और साथ ही साथ जो अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, उनको जैसे ही ये ऑपरेशन अनथिंकेबल का पता चला, तो उनको तो ब्रिटेन की सारी कंडीशन पहले से ही पता थी कि खस्ता हाल है, खाने के पैसे नहीं है, खाने के लाले लगे हुए हैं, हजारों सैनिक अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मर गए हैं, हमारे इतने जहाज, प्लेन, यहाँ तक कि जो युद्ध पोत थे, जो शिप्स थे, वो भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं, क्योंकि जर्मन पनडुब्बियों ने उनकी हालत खराब कर रखी है। तो उन्होंने तो जैसे ही अनथिंकेबल ऑपरेशन का प्लान पड़ा, उन्होंने बोला इसको तो कचरे के डब्बे में फेंको। तो ये आज भी वहां पर स्टोरेज रूम में रखा हुआ था और ये रखा ही रहा, इसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही नए प्राइम मिनिस्टर आए, ये ऑपरेशन अनथिंकेबल खत्म हो गया और ये प्लानिंग में ही रह गया, बस ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और ये अच्छा है कि एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ। रीजन बताता हूं। चलो ये एग्जीक्यूट हो जाता, मान लेते हैं ये एग्जीक्यूट हो जाता, तो क्या होता, यूरोप और सोवियत यूनियन फिर से लड़ मरते। सीधी सी बात है, यहाँ पर सोवियत यूनियन अकेला तो आता नहीं, उसके जितने भी कंट्रोल वाले देश थे वो सारे, उनकी सेनाएं भी यहाँ पर आती और वो भी लड़ती। किसके अगेंस्ट? अमेरिका, फ्रांस और आपका ब्रिटेन तो थे ही साथ, जो कि लड़वा रहे थे, प्लानिंग तो उनकी थी। उसके अलावा जो दूसरे देश होते हैं, इनके एलाइज होते हैं, वो भी लड़ते। और लड़ते लड़ते क्या होता, आखिरी में परमाणु बम ही निकलता, क्योंकि अमेरिका के पास परमाणु बम था। सोवियत यूनियन ने भी तैयारी चालू कर ही दी थी और वो आज नहीं तो कल बना ही लेता, क्योंकि ये युद्ध 10-12 दिन में तो खत्म नहीं होता, ये भी सालों चलता, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी। तो एक ना एक टाइम तो ऐसा आता ही आता कि कोई ना कोई परमाणु बम निकाल ही लेता और एंड इसका यही होना था कि ये परमाणु बम पे ही खत्म होता।
चलिए, ऑपरेशन अनथिंकेबल का आइडिया तो कचरे में चला गया, बट सर विंस्टन चर्चिल ने सही बात बोली थी, क्योंकि रशिया, जी हाँ, सोवियत यूनियन आगे चल के अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हुआ और 1960 के दशक में ये कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। जी हाँ, अब एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी दुनिया में अपना हक जताने के लिए और अपनी पावर को साबित करने के लिए। रशिया ने अपनी पावर दिखा ही रहा था, उसके कंट्रोल में भी काफी देश आ गए थे और अमेरिका भी अपना पावर दिखा रहा था। बट यहां पर दिक्कत थी उन दो देशों को जो बिल्कुल अकेले और अलग थलग पड़े थे और उनको एक बात पता थी कि भैया हम तो रशिया का सामना नहीं कर सकते हैं। वो था ब्रिटेन और फ्रांस। तो इन्होंने अमेरिका को मनाया कि चलिए हम यूरोप के उन देशों के साथ में एक संगठन बनाते हैं कि रशिया को डराने के लिए कि भैया अगर हमारे में से किसी भी एक देश पे कब्जा करने की कोशिश करोगे तो हम सब साथ में मिलके आके आपका सामना करेंगे। इसीलिए अप्रैल 4, जी हाँ 4 अप्रैल को 1949 को एक संगठन डेवलप किया गया। इसका नाम रखा गया नाटो। जी हाँ, नाटो, जिसमें 32 देश शामिल थे और ये संगठन आज भी कंटिन्यू हो रहा है। आप जानते ही होंगे, इसकी न्यूज आप सुनते ही रहते होंगे। टोटल इसमें 32 देश थे, जिसमें 30 देश थे यूरोप के और 2 देश थे नॉर्थ अमेरिका के, जो कि हैं अमेरिका और कनाडा। अब देखिए, नाटो तो खड़ा कर दिया आपने, तो अब रशिया की बारी थी। तो रशिया ने बोला अच्छा मेरे अगेंस्ट में नाटो बनाते हो तो मैं भी एक संगठन बनाऊंगा। तो उसने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने वर्सा पैक्ट। वर्सा एक पोलैंड का शहर है, वहां पर यह पैक्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम दिया वर्सा पैक्ट। यह बना था 14 मई 1955 में। इसमें कितने देश शामिल थे? इसमें टोटल 8 देश शामिल थे और ये वही देश थे जो कि रशिया के कंट्रोल में थे, जैसे कि सोवियत यूनियन वो खुद, उसके बाद अल्बेनिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और ईस्ट जर्मनी। इसमें अल्बेनिया जो देश था वो 1968 में इस वर्सा पैक्ट से बाहर निकल गया, भैया मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं अलग होता हूं। और इसका खामियाजा उसने बाद में भुगता भी, अमेरिका उससे नाराज भी हो गया था। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वर्सा पैक्ट जो था वो बाद में खत्म भी हो गया, क्योंकि 1990 और 91 के समय में जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया, बिखर गया और ये वर्सा पैक्ट वहीं पे खत्म हो गया। 1 जुलाई 1991 में ये वर्सा पैक्ट खत्म हो गया। जितने भी देश थे वो सब अपना अपना काम पे चले गए, मतलब उनको अब कोई मतलब नहीं था। तो इस तरीके से इन दोनों देशों ने अपने लिए अलग अलग संगठन बनाए, जिसमें वर्सा पैक्ट जो रशिया ने बनाया था वो तो आज खत्म हो चुका है। बट जी हाँ, नाटो आज भी रशिया के अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर आप यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में सुन रहे होंगे तो वहां पर बार बार ये नाटो का नाम आता है और ये नाटो यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट में हेल्प आज भी कर रहा है। तो चलिए ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। देखिए, ऑपरेशन अनथिंकेबल तो कभी नहीं हो पाया, बट जो सोच के साथ सर विंस्टन चर्चिल ने ऑपरेशन अनथिंकेबल की प्लानिंग करी थी वो काफी कुछ आज के समय में सही साबित हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन अनथिंकेबल का जो प्लानिंग थी वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई और ना ही ये अटैक हुआ जो 1 जुलाई 1945 को प्लान किया गया था। बट आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर ये हो जाता तो दुनिया का क्या होता। इसी तरीके की हिस्ट्री की और भी इंपॉर्टेंट जानकारी जानने के लिए फॉलो कीजिए मेरा चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।